बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। किम जोंग उन और मून जाए इन की तारीखी मुलाकात, कोरिया को न्यूक्लियर हथियारों से पाक बनाने से इत्तेफाक। दोनों कोरियाओं ने कहा अब कोई जंग नहीं होगी, छोटी मुलाकात के बाद डिक्लेरेशन जारी। गाजा से फलस्तीनियों का वापसी मार्च, इस्राएली फौज के साथ झड़पें। यूनाइटेड नेशंस ने कहा ताकत का हद से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। गाजा में फलस्तीनी साइंटिस्ट फादी अल बतश की तदफीन, फलस्तीनियों ने लगाए इंतकाम के नारे। अमेरिका ने कहा सीरिया में फौजी सरगर्मियां बढ़ाएंगे, यरमुक में सरकारी फौज और आईएस में लड़ाई। सालेह समद की हलाकत के बाद अलहूसियों ने सऊदी अरब पर किया पहला मिसाइल हमला। अमेरिका के नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो सबसे पहले सऊदी अरब और इस्राइल का दौरा करेंगे। मोदी और जी जिनपिंग के दरमियान खुशगवार मुलाकात, चाइना के सदर अगले साल इंडिया आएंगे। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन और साउथ कोरिया के सदर मून जाए इन ने कोरिया के इलाके को न्यूक्लियर हथियारों से पाक बनाने के लिए काम करने से इत्तेफाक किया और इस सिलसिले में एक डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए हैं। 10 साल से ज्यादा के अरसे में कोरिया के लीडर्स की यह पहली मुलाकात थी, जिसके दौरान दोनों लीडर्स ने कहा कि वो कोरिया के इलाके में पायदार और ठोस अमन कायम करने की कोशिश करेंगे। इस डिक्लेरेशन में हथियारों में कमी, दुश्मनी को खत्म करने और खित्ते को अमन का जोन बनाने के लिए काम करने का वादा किया गया। इसके अलावा तारीखी मुलाकात में उन्होंने कहा कि वो अमेरिका और दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर बातचीत करेंगे। मून जाए-इन इसी साल नॉर्थ कोरिया का दौरा करेंगे। ये दौरा अगले मौसम बहार में हो सकता है। इससे पहले साउथ कोरिया के लीडर ने 11 साल पहले नॉर्थ कोरिया के दारुलहुकूमत प्योंगयांग का दौरा किया था। साउथ कोरिया की मीडिया में कहा गया कि दोनों लीडर्स ने डिक्लेरेशन पर दस्तखत करने के बाद हाथ मिलाए और गर्मजोशी से एक दूसरे को गले लगा लिया। इस डिक्लेरेशन में यह भी कहा गया कि कोरिया के इलाके में अब कोई जंग नहीं होगी। साउथ कोरिया के सदारती तर्जुमान ने कहा कि दोनों लीडर्स ने न्यूक्लियर हथियारों से इलाके को पाक बनाने के लिए संजीदा बातचीत की। कोरिया जंग खत्म होने के बाद नॉर्थ कोरिया के लीडर ने साउथ कोरिया में पहली बार कदम रखा। दोनों मुल्कों के लीडर्स के दरमियान 2007 के बाद यह पहली छोटी मुलाकात थी। किम जोंग उन ने सुबह 9:30 बजे सरहद पार की। 1953 में कोरिया जंग के बाद दोनों कोरिया के लीडर्स की यह तीसरी मुलाकात थी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर मून जाए-इन और किम जोंग उन के दरमियान मुलाकात पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन आगे वक्त बताएगा कि क्या होगा। कुछ मिनट बाद उन्होंने ट्विटर पर कहा कि कोरिया जंग खत्म होगी। उन्होंने ट्वीट में कहा कि अमेरिका और उसके अजीम अवाम को कोरिया में जो कुछ हो रहा है उस पर फख्र करना चाहिए। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने साउथ कोरिया के सदर के साथ जारी मुश्तरका बयान में कहा कि इस बात की कोई वजह नहीं है कि हमें एक दूसरे से लड़ना चाहिए, हम एक ही कौम है। इस बयान के बाद दोनों लीडर्स ने अपनी बीवियों के साथ एक बैंक्वेट में हिस्सा लिया। किम जोंग उन और मून जाए-इन ने पीस हाउस में डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए, जिसमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान जंग को खत्म करने के लिए बाकायदा समझौता करने से इत्तेफाक किया गया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ने अमेरिका और चाइना के साथ बातचीत से भी इत्तेफाक किया।
चाइना ने दोनों कोरियाओं के लीडर्स की मुलाकात पर खुशी का इजहार किया और किम जोंग उन और मून जाए इन के हैंडशेक को एक तारीखी लम्हा करार दिया। चाइना की वजारत खारजा की तर्जुमान ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हम कोरियन लीडर्स के तारीखी कदम को सराहते हैं और उनके हौसले और सियासी फैसलों की तारीफ करते हैं। जापान के वजीर आजम शिंजो एबे ने इस तारीखी छोटी मुलाकात पर खुशी का इजहार किया और नॉर्थ कोरिया से कहा कि वो खित्ते को न्यूक्लियर हथियारों से पाक बनाने के लिए ठोस कदम उठाए। जापान के वजीर आजम ने टोक्यो में कहा कि आज किम जोंग उन और मून जाए इन ने नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर हथियारों से पाक बनाने के बारे में बात की। मैं इस अच्छे कदम की तारीफ करता हूं जो नॉर्थ कोरिया के बारे में कई मसाइल को हल करने के सिलसिले में किया गया है। रशिया की हुकूमत ने कहा कि कोरिया के लीडर्स की मीटिंग बहुत पॉजिटिव वाकया है। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी करते हुए उम्मीद जाहिर की कि इस छोटी मुलाकात से कोरिया के पूरे इलाके में अमन और खुशहाली आएगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुतालबा किया था कि नॉर्थ कोरिया के लीडर पूरी तरह से अपने न्यूक्लियर हथियार छोड़ दें। आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन से एक और मुलाकात करने वाले हैं। साउथ कोरिया के बाद शहरों में नॉर्थ कोरिया के खिलाफ रैलियां निकाली गई और सदर मून जाए-इन से मुतालबा किया गया कि वो नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन से मुलाकात खत्म कर दें। बाज़ जगह छोटी मुलाकात के हक में भी रैलियां निकाली गई। बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, शुरुआत करते हैं फलस्तीन से। गाजा से मुसलसल 5वें हफ्ते हजारों फलस्तीनियों ने वापसी मार्च में हिस्सा लिया जिसके दौरान इसराइली फौज के साथ उनकी झड़पें हुई। झड़पों में दर्जनों लोग जख्मी हुए। फलस्तीनी लीडर्स ने इस एहतजाज को बागी नौजवान का नाम दिया। इससे पहले मुजाहरों के दौरान जांबाग फलस्तीनी नौजवानों के एजाज में ये नाम रखा गया। फलस्तीन की मान न्यूज एजेंसी ने बताया कि खान यूनिस टाउन में इसराइली फौज ने फायरिंग कर दी। फलस्तीनी 30 मार्च से उन इलाकों में वापस जाने के अपने हक की तायद में रैलियां निकाल रहे हैं जहां से इसराइल बनने के बाद उन्हें बेघर कर दिया गया था। अब तक इन मुजाहिरों में कोई 40 फलस्तीनी जाँ बहक हुए और 5000 से ज्यादा जख्मी हुए। जख्मियों में कई की हालत नाजुक है। ज्यादातर जख्मियों को गोलियां लगी हैं। अमेरिका ने 15 मई को इसराइल में अपने सफारत खाने को तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। अमेरिका के इसी मंसूबे के मद्देनजर फलस्तीनियों ने अपने लंबे एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान किया है। 15 मई को इसराइल बनने का दिन है और फलस्तीनी इस दिन को यौम नकबा या तबाही के दिन के तौर पर मनाते हैं। हमास लीडर इस्माइल हानिया ने कहा कि फलस्तीनी रमजान के पूरे महीने में अपने मुजाहरे और एहतजाजी प्रोग्राम जारी रखेंगे। इस्माइल हानिया ने कहा कि हमें कई चैलेंजेस का सामना है। सबसे पहले हमें अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम नेहाद अमन मंसूबे के मसले का सामना है जिसे डील ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम इस डील को वाशिंगटन हुकूमत के मुंह पर तमाचे की शक्ल में मार देंगे और फलस्तीनी अवाम के खिलाफ साजिशें करने वाले दूसरों के चेहरों पर भी ये डील मार दी जाएगी। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी मामलात से मुतल्लिक इदारे के चीफ ज़ैद राद अल हुसैन ने कहा कि इसराइल को ताकत के हद से ज्यादा इस्तेमाल को खत्म करना चाहिए। उन्होंने जानी नुकसान को अफसोसनाक बताया। यूनाइटेड नेशंस के ओहदेदार ने कहा कि इसराइल ताकत का इस्तेमाल कम करने की अपीलों पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन PLO की फ़लस्तीन नेशनल काउंसिल ने इस हफ्ते रामल्ला में एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान किया। इस एहतजाज में हज़ारों लोग हिस्सा लेंगे। इस दौरान हमास के डिप्टी लीडर खालिद अल हया ने इसराइल को एक बार फिर फ़लस्तीनी साइंटिस्ट की हलाकत के बारे में वार्निंग दी। फ़लस्तीनी साइंटिस्ट अल बतश को मलेशिया में हलाक कर दिया गया था। उनकी मैयत गाज़ा लाई गई। इस मौके पर अल हया ने कहा कि इस मौत के लिए इसराइल जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि हम सहयोनी मुल्क से कहना चाहते हैं कि यकीनन सज़ा का दिन आएगा और इस बारे में कोई शुबा या शक नहीं है। मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में पिछले हफ्ते नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फलस्तीनी साइंटिस्ट डॉक्टर फादी अल बतश को गोली मारकर हलाक कर दिया था जब वो फजर की नमाज अदा करने के लिए अपने घर से मस्जिद जा रहे थे। वो कुआलालंपुर की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। अल बतश की मैयत इजिप्ट के रास्ते से गाजा लाई गई। अल बतश के खानदान और दोस्तों ने इल्जाम लगाया है कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ये कत्ल कराया है। हमास ने भी ऐसा ही इल्जाम लगाया कि इसराइल की हुकूमत इस वाक़े में मुलव्विस है, लेकिन इसराइल ने ऐसे इल्जाम को रद्द कर दिया है। फलस्तीनी साइंटिस्ट फादी अल बतश की गाजा में तदफीन कर दी गई। इस मौके पर जज्बाती मंजर देखे गए और जनाजे में शरीक फलस्तीनियों ने इंतकाम के नारे लगाए। इसराइली वज़ीर आज़म एविगोल लिबरमैन ने कहा कि फलस्तीनी साइंटिस्ट के कत्ल में इसराइल का हाथ नहीं है। उन्होंने एक बार फिर ईरान को खबरदार किया। रोमानिया के सदर ने मुल्क की वज़ीर आज़म से कहा है कि वो इस्तीफा दे दें जिन्होंने हाल ही में इसराइल का दौरा किया था। सदर क्लॉज लोहान्स ने वज़ीर आज़म मेरो डैनिला को इस्तीफा देने की हिदायत दी। उनकी हुकूमत ने इसराइल में मुल्क का सफारत खाना तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल करने के लिए एक खुफिया समझौते को मंजूरी दी थी जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देने का हुक्म जारी किया गया।
मिडल ईस्ट से मुताल्लिक यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने दुनिया से कहा है कि वो गजा में एक और जंग को शुरू होने से रोके। निकोले मिलाडोनोव ने सिक्योरिटी काउंसिल में खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही है जब मुसलसल गजा के एहतजाजियों और इसराइली फौजियों के दरमियान झड़पें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि गजा की सूरत हाल बहुत पेचीदा हो गई है और दुनिया को चाहिए कि इसराइलियों और फलस्तीनियों के दरमियान एक और जंग शुरू होने से रोके। उन्होंने कहा कि अगर जंग शुरू होती है तो खित्ते के दूसरे मुल्क भी इसकी लपेट में आ जाएंगे। मिलाडोनोव ने वार्निंग दी कि अगर हालात खराब हुए तो इसराइल फलस्तीन मसले के हल के इम्कानात और ज्यादा फीके पड़ जाएंगे और तमाम फरीकों के बीच एतमाद मुतासर होगा। मिलाडोनोव ने कहा कि मिडल ईस्ट के मसाइल का कोई फौजी हल नहीं है और तनाव कम करने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने खित्ते के तमाम फरीकों से कहा कि वो तबाही की दहलीजों से पीछे हट जाएं। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फरासत। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। किम जोंग उन और मून जाए इन की तारीखी मुलाकात। कोरिया को न्यूक्लियर हथियारों से पाक बनाने से इत्तेफाक। दोनों कोरियाओं ने कहा अब कोई जंग नहीं होगी। छोटी मुलाकात के बाद डिक्लेरेशन जारी। गाजा से फलस्तीनियों का वापसी मार्च। इस्राएली फौज के साथ झड़पें। यूनाइटेड नेशंस ने कहा ताकत का हद से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। गाजा में फलस्तीनी साइंटिस्ट फादी अल बतश की तदफीन। फलस्तीनियों ने लगाए इंतकाम के नारे। अमेरिका ने कहा सीरिया में फौजी सरगर्मियां बढ़ाएंगे। यरमुक में सरकारी फौज और आईएस में लड़ाई। सालेह समद की हलाकत के बाद अलहूसियों ने सऊदी अरब पर किया पहला मिसाइल हमला। अमेरिका के नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो सबसे पहले सऊदी अरब और इस्राइल का दौरा करेंगे। मोदी और जी जिनपिंग के दरमियान खुशगवार मुलाकात। चाइना के सदर अगले साल इंडिया आएंगे। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को सऊदी अरब की एयर डिफेंस ने अलहूसियों के एक और मिसाइल को रोकने का दावा किया है। अलहूसियों के एक अहम लीडर सालेह समद की हलाकत के कुछ दिन बाद यह मिसाइल हमला किया गया। बताया गया कि इस मिसाइल के जरिए जाजान शहर को निशाना बनाने की कोशिश की गई। सऊदी अरब के अल अखबारिया टेलीविजन चैनल ने यह खबर दी। सऊदी हुकूमत ने तस्दीक की है कि उसने अलहूसियों के नंबर 2 लीडर सालेह समद को एक हमले में हलाक किया है। सालेह समद की तदफीन हफ्ते को अमल में आएगी। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के सफीर ने कहा कि इसराइल एक बदमाश रियासत है जो मिडल ईस्ट में मसाइल की जड़ है। वो नस्ल परस्ताना और जारहाना पॉलिसियों पर अमल कर रहा है और अपना असर फैलाना चाहता है। ईरान के नुमाइंदे गुलाम अली खुसरो ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने अमेरिका और सिक्योरिटी काउंसिल के दूसरे रुकन मुल्कों पर भी तनकीद की जो इसराइल की तायद करते हैं। गुलाम अली खुसरो ने कहा कि इसराइल गजा के एहतजाजियों का कत्लेआम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान फलस्तीनियों का साथ देता रहेगा। अमेरिका और इसराइल के ओहदेदारों ने न्यूक्लियर डील के बारे में 12 मई की डेडलाइन से पहले ईरान को वार्निंग्स तेज कर दी हैं। अमेरिका और इसराइल के कई ओहदेदारों ने खासतौर पर सीरिया में ईरान की सरगर्मियों के ताल्लुक से उसे वार्निंग दी। सीरिया में फलस्तीनियों के सबसे बड़े रेफ्यूजी कैंप यरमुक में 60% इलाका लड़ाई की वजह से तबाह हो गया है। सीरिया की सरकारी फौज और इत्तेहादियों ने इलाके में अपना फौजी ऑपरेशन तेज कर दिया है। बरतानिया से काम करने वाली एक तंजीम ने जो सीरिया के हालात पर नजर रखती है बताया कि यरमुक में ज्यादातर तबाही मिसाइलों, बैरल बमों और शलबारी से हुई है। तंजीम ने कहा कि यरमुक में कई घर मलबे के ढेर में बदल गए हैं। अभी यरमुक में कोई 3000 लोग हैं। बताया गया कि 19 अप्रैल के बाद से हवाई हमलों में मरने वाले रेफ्यूजियों की तादाद 31 हो गई
गई है। सीरिया की हुकूमत और उनके इत्तेहादी फलस्तीनी ग्रुप्स ने यरमुक और आसपास के इलाकों में आईएस मिलिटेंट्स के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया है। इस दौरान फलस्तीनी तंजीम हमास ने तमाम फरीकों से अपील की है कि वो सीज फायर करें। इस दौरान फलस्तीनियों के लिए काम करने वाली एक आलमी एजेंसी ने कहा कि अगर यरमुक में लड़ाई तेज हुई तो इसके भयानक नतीजे निकलेंगे। यरमुक और आसपास के इलाकों अल हजर, अल असवद और याल्दा में लड़ाई हो रही है। फलस्तीनियों के लिए काम करने वाली आलमी एजेंसी के कमिश्नर जनरल पियर क्रैम्बल ने एक बयान में कहा कि यरमुक और आसपास के इलाकों के लोग काफी तकलीफ में हैं और कई साल से ये लोग तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं। हमें इन हजारों सिविलियंस की फिक्र करनी चाहिए जिनमें कई फलस्तीनी रेफ्यूजी शामिल है। ऑपरेशन शुरू करने से पहले सीरियन फौज ने आईएस मिलिटेंट्स को वार्निंग दी थी कि वो 48 घंटों के अंदर बाहर निकल जाएं। यूनाइटेड नेशंस के ओहदेदार ने कहा कि यरमुक और आसपास के इलाकों में बिजली और पानी की कमी हो गई है। मार्च 2011 में जिस वक्त सीरिया जंग शुरू हुई, यरमुक में कोई 2 लाख लोग रहते थे जिनमें ज्यादातर फलस्तीनी रेफ्यूजी थे। 2013 के बाद से यरमुक का इलाका बशर अल असद की सरकारी फौज की घेराबंदी में है। मार्च 2015 में यरमुक और आसपास के इलाकों की सूरत हाल उस वक्त खराब हो गई जब आईएस मिलिटेंट्स ने इस कैंप पर हमला कर दिया और ज्यादातर इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। अमेरिका ने कहा कि वो अपने इत्तेहादियों के साथ सीरिया में अपनी फौजी सरगर्मियों को फिर से मजबूत करेगा। अमेरिका के वजीर दिफा जेम्स माटिस ने यह बात कही। सीरिया के बारे में अमेरिका की तरफ से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। इससे पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो सीरिया से अमेरिकी सिपाहियों को वापस बुलाना चाहते हैं। जेम्स माटिस ने सेनेट की फौजों से मुताल्लिक कमेटी में पेश होते हुए कहा कि हम सीरिया से बाहर नहीं निकल रहे हैं। माटिस ने कहा कि इराक में अमेरिका की फौजी सरगर्मियां जारी रहेंगी। सीरिया की हुकूमत ने गोलान पहाड़ियों पर अपना हक जताते हुए कहा कि ये इलाके उसकी असली हालत में वापस होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस में सीरिया के सफीर बशार जाफरी के हवाले से सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी साना ने यह बात कही। 1967 की जंग में इसराइल ने गोलान पहाड़ियों के इलाके पर कब्जा कर लिया था। जाफरी ने कहा कि यह इलाका छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि सीरिया की जमीन उसे वापस मिलनी चाहिए। लीबिया की खाना जंगी में मसरूफ एक अहम फौजी ग्रुप के लीडर खलीफा हफ्तार बेनगाजी वापस लौट आए। हाल ही में बीमारी की वजह से उनका पेरिस के एक हॉस्पिटल में इलाज किया गया। सोशल मीडिया पर बाज़ तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें उन्हें बेनगाजी में देखा जा सकता है। एक न्यूज एजेंसी ने खलीफा हफ्तार के हवाले से कहा कि अब उनकी हालत अच्छी है। बेनगाजी एयरपोर्ट पर उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। साबिक लीडर कर्नल मोअम्मर कज़ाफ़ी के साबिक इत्तेहादी खलीफा हफ्तार मौजूदा लीबिया की एक अहम हस्ती हैं और लीबिया के बाज़ इलाकों पर उनका कंट्रोल है। नेटो की तरफ से मोअम्मर कज़ाफ़ी को हटाने के बाद लीबिया में कोई मरकजी हुकूमत नहीं है और अलग अलग ग्रुपों के दरमियान मुल्क पर कंट्रोल के लिए लड़ाइयां हो रही हैं। फ्रांस में मुस्लिम लीडर्स को एक खत लिखते हुए शरपसंदों ने मुतालबा किया कि वो कुरान मजीद के बाज़ हिस्सों को छोड़ दें। इस खत पर फ्रांस की 300 अहम शख्सियतों ने दस्तखत किए हैं जिनमें एक साबिक सदर, 3 साबिक वज़ीर आज़म और कई अरकान पार्लियामेंट शामिल है। इस खत पर फ्रांस में कई मुसलमानों ने सख्त रिएक्शन दिया है। पूरी फ्रांस की मस्जिदों के उलमा, इमामों और खतीबों ने वार्निंग दी है कि ऐसी कोशिशों से यूरोपीय मुल्क में फ़िरक़े वाराना तनाव बढ़ सकता है। बॉर्डॉक्स की जामा मस्जिद के इमाम तारिक ब्राउन ने इस खत पर गुस्से का इजहार किया और कहा कि यह गुस्ताखी है। उन्होंने कहा कि इस बात में कोई समझदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि कुरान कत्ल की तालीम नहीं देता बल्कि ये बुरे लोगों से लड़ाई की बात करता है। ये वैसी ही तशरीह है जैसी कि कई कम इल्म मुसलमान करते हैं और कुरानी आयतों को उनकी शान नुज़ूल से हटकर बयान करते हैं। पेरिस की जामा मस्जिद के इमाम दलील अबू बकर ने भी कहा कि फ्रांस के मुसलमानों पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो गलत है और इससे मुख्तलिफ फ़िरक़ों के बीच तनाव पैदा होता है। उन्होंने कहा कि मुसलमान जुल्म नहीं कर रहे हैं बल्कि मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। इस हवाले से उन्होंने गाजा के हालात का जिक्र किया। अमेरिका के नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो सऊदी अरब और इसराइल का दौरा करेंगे। एक दिन पहले अमेरिकी सेनेट ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की हैसियत से माइक पॉम्पियो के तकर्रुर को मंजूरी दी। माइक पॉम्पियो CIA के डायरेक्टर हैं। वो ट्रंप के बहुत करीब हैं और आलमी मामलात पर अपने कट्टर ख्यालात की वजह से जाने जाते हैं। उनके बारे में कई तनाज़ात भी सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि वो गुआंतानामो जेल बंद करने के खिलाफ हैं। उन्होंने ईरान पर बमबारी का भी मशवरा दिया था। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ रिमार्क्स भी किए। बताया गया कि इस हफ्ते माइक पॉम्पियो सऊदी अरब, इसराइल और जॉर्डन का दौरा करेंगे। पॉम्पियो के तर्जुमान ने कहा कि इन मुल्कों को पहले दौरे में इसलिए चुना शामिल किया गया ताकि खित्ते में अमेरिका के इत्तेहादियों की अहमियत जताई जा सके। डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान ने माइक पॉम्पियो पर तनकीद की है जो इस्लाम के ताल्लुक से और हम जिन्स परस्ती के ताल्लुक से काफ़ी सख्त ख्यालात रखते हैं।
اب بات کرتے ہیں انڈیا چائنا تعلقات میں نئی گرمجوشی کی. وزیر اعظم نریندر مودی اور چائنا کے صدر زی جن پنگ کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی. مودی چائنا کے 2 دن کے دورے پر ہیں. انہوں نے ووہان شہر میں زی جن پنگ کے ساتھ غیر رسمی ملاقات کی. اس موقع پر مودی نے چائنا کے لیڈر کو 2019 میں انڈیا میں ایک غیر رسمی سمٹ کے لیے آنے کی دعوت دی اور کہا کہ دونوں ملکوں کے بیچ ایسی بات چیت روایت بن جانی چاہیے. مودی کے حوالے سے پی ٹی آئی نیوز ایجنسی نے بتایا کہ اگر 2019 میں ہم ہندوستان میں ایسی غیر رسمی ملاقات کریں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی. صدر زی جن پنگ نے کہا کہ دونوں ملکوں نے گہرائی کے ساتھ پارٹنرشپ بنائی ہے اور حالیہ عرصے میں کافی مثبت ترقی کی ہے. پچھلے 5 برسوں میں ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہے. ہم نے کئی مرتبہ ایک دوسرے سے ملاقات کی ہے. چائنا کے صدر نے کہا کہ وہ مستقبل میں یقین رکھتے ہیں اور اب سے وقفے سے ایسی ملاقاتیں ہونی چاہیے. مودی جمعرات کی شام چائنا کے ووہان شہر پہنچے جو چائنا کے انقلابی لیڈر ماؤ زے تونگ کا پسندیدہ تفریحی مقام تھا. مودی اور زی جن پنگ کے درمیان یہ ملاقات ایک ایسے وقت ہوئی جب ڈوکلام میں دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان پچھلے سال تناؤ پیدا ہو گیا تھا. اس کے علاوہ چائنا اور انڈیا معاشی معاملات میں ایک دوسرے کے کمپٹیٹرز ہیں. دونوں کے بیچ کئی سرحدی تنازعات بھی پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ چائنا پاکستان کا ایک مضبوط اتحادی ہے. اس کے باوجود دونوں ملکوں کے بیچ حالیہ عرصے میں خوشگوار رابطے ہوئے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندوستان اور چائنا کے درمیان صدیوں پرانے تعلقات کا ذکر کیا. انہوں نے زی جن پنگ سے کہا کہ دونوں ملکوں کے سامنے مل کر کام کرنے کے کئی موقع ہیں جس سے دونوں ملکوں کے لوگوں کو اور دنیا کو فائدہ ہو سکتا ہے. ہفتے کو بھی زی جن پنگ اور مودی کی ملاقات ہوگی. وہ ایک ساتھ چہل قدمی بھی کریں گے, کشتی میں سفر کریں گے اور پھر لنچ کریں گے. وزیر اعظم مودی نے کہا کہ انڈیا اور چائنا پر دنیا کی آبادی کے 40% حصے کے لیے کام کرنے کی ذمہ داری ہے. مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد یہ چائنا کا ان کا 4تھا دورہ تھا. وہ جون کے مہینے میں پھر سے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی چھوٹی کانفرنس میں حصہ لینے کے لیے چائنا جانے والے ہیں. عہدیداروں نے کہا کہ مودی اور زی جن پنگ نے کئی آپسی, علاقائی اور عالمی مسائل پر بات چیت کی. چائنا پہنچنے پر مودی کا زبردست استقبال کیا گیا. سپریم کورٹ نے کاٹھوا گینگ ریپ اینڈ مرڈر کیس کی سنوائی کو 7 مئی تک ملتوی کر دیا ہے. عدالت نے بعض درخواستوں پر سنوائی کی جن میں اس کیس کو چندی گڑھ منتقل کرنے کی خواہش کی گئی. بعض درخواستوں میں اس کیس کو سی بی آئی کے حوالے کرنے کی بھی خواہش کی گئی. چیف جسٹس دیپک مشرا کی قیادت والی بینچ نے کہا کہ وہ ان درخواستوں کا جائزہ لے گی. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں, آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. کم جونگ ان اور مون جائے ان کی تاریخی ملاقات, کوریا کو نیوکلیئر ہتھیاروں سے پاک بنانے سے اتفاق. دونوں کوریاؤں نے کہا اب کوئی جنگ نہیں ہوگی. چھوٹی ملاقات کے بعد ڈکلیریشن جاری. غزہ سے فلسطینیوں کا واپسی مارچ, اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپیں. یونائیٹڈ نیشنز نے کہا طاقت کا حد سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے. غزہ میں فلسطینی سائنٹسٹ فادی البطش کی تدفین, فلسطینیوں نے لگائے انتقام کے نعرے. امریکہ نے کہا سیریا میں فوجی سرگرمیاں بڑھائیں گے. یرموک میں سرکاری فوج اور آئی ایس میں لڑائی. صالح السمد کی ہلاکت کے بعد الحوثیوں نے سعودی عرب پر کیا پہلا میزائل حملہ. امریکہ کے نئے سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو سب سے پہلے سعودی عرب اور اسرائیل کا دورہ کریں گے. مودی اور زی جن پنگ کے درمیان خوشگوار ملاقات, چائنا کے صدر اگلے سال انڈیا آئیں گے. یہ تھی آج کی خبریں. شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.